नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अंचल पे की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आगे सामने मौजूद जहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री ऑफिस का अधिकारी बताकर ठगी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ साथ बड़े नेता का इस्तीफा मांगा गया है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में जेपी नड्डा के घर के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आईना दिखाकर किया है जोरदार प्रदर्शन, जिसके बाद पुलिस ने की है अपनी कार्रवाई। और साथ साथ आपको बताएंगे कर्नाटक के अंदर बीजेपी में जबरदस्त फूट की खबर सामने आ रही है। दोस्तों एक और बड़े नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और एक बार फिर से येदियुरप्पा के खिलाफ बीजेपी के एक और नेता ने दिया है बड़ा बयान। साथ साथ बीजेपी के एक और सांसद ने महिला को लेकर कर दिया अभद्र टिप्पणी, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर फटकार लगाई है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। दोस्तों इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने एक हफ्ते पहले जिस रोड का किया था उद्घाटन, वहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ गई है कि बीजेपी सरकार की खुल गई है पूरी तरीके से पोल। दोस्तों इसी के साथ आपको बताएंगे गोदी मीडिया एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुआ है। दोस्तों राहुल गांधी को लेकर कराए गए सर्वे में बुरी तरीके से पिटने के बाद एक और फेक न्यूज पकड़ा गया है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक के अंदर परिवर्तन की जोरदार लहर बह रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पीएमओ का अधिकारी बताकर वीवीआईपी सुरक्षा और सुविधा लेने वाले गुजरात के एक ठग किरण भाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी की सरकार से पूछा कि अगर सरकार देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर है तो उसे ये स्पष्ट करना चाहिए कि कौन इस चूक के लिए इस्तीफा देगा। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ गंभीर मामला है और सरकार शायद ऐसे मामले पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि प्रधानमंत्री के सबसे अच्छे दोस्त की रक्षा करने में व्यस्त बीजेपी के लोग हैं। दरअसल दोस्तों पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जिसने अपने आप को फर्जी अधिकारी बताकर देश की सुरक्षा से समझौता किया था और Z+ की सिक्योरिटी लेकर पूरे राज्य भर के अंदर घूमता रहा और कई अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की थी। जयराम रमेश ने भी एक मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ी बात कही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि अदानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय जांच की मांग के लिए 16 विपक्षी दलों के एक साथ आने से सरकार बौखला गई है और इससे बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन हम जेपीसी की मांग पर अड़े हुए हैं और आगे भी जब तक जेपीसी की मांग की डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक लगातार विरोध करते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों यूथ कांग्रेस की ओर से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर टिप्पणी करने के मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार विरोध किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास बीवी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि झूठ का अड्डा जेपी नड्डा को सच का आईना दिखाने के लिए आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके निवास का घेराव किया। हमारे नेता श्री राहुल गांधी के खिलाफ झूठ की बुनियाद पर किए जा रहे सारे जुबानी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। नड्डा जी आईना देखिए और माफी राहुल गांधी जी से नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी से मांगिए। दरअसल दोस्तों आईना दिखाते हुए जेपी नड्डा से मांग की जा रही है कि वो माफी मांगे, तत्काल प्रभाव से माफी मांगे, तभी वहाँ से हटकर जाएंगे। जिसके बाद आनन फानन में दिल्ली पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई और सारे कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को यहाँ से बलपूर्वक हटाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीनिवास बीबी की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि आने वाले दिनों के अंदर भी बीजेपी के नेता अगर बेतुका बयान राहुल गांधी को लेकर देंगे, बिना फैक्ट वाले बयान देंगे तो इसी तरीके का विरोध किया जाएगा, आईना दिखाया जाएगा। साथ साथ दोस्तों कर्नाटक की पॉलिटिक्स में बीजेपी बुरी तरीके से घिर गई है, जहाँ पर एक और कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने कई जगह अपनी रैलियां निकाली है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह कांग्रेस पार्टी की कोई न कोई रैली चल रही है और दोनों के दोनों नेता यानी सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं और जबरदस्त जन समर्थन भी इकट्ठा कर रहे हैं। दोस्तों और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आपसी विवाद को ही सुलझा नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि बीएस येदियुरप्पा पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने टिप्पणी करते हुए हड़कंप मचा दिया है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पीछे करके येदियुरप्पा के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन येदियुरप्पा राजनीति से रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन पुत्र मोह में अपने पुत्र को चुनाव लड़वाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। येदियुरप्पा ने घोषणा कर दी थी कि उनका बेटा BY विजयेंद्र शिकारीपुरा से विधानसभा चुनाव लड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। CT रवि ने बीजेपी के नेता येदियुरप्पा की ओर से दिए गए बयान पर टिप्पणी करते हुए कह दिया कि बस एक बात को याद रखना चाहिए कि उम्मीदवारों का फैसला किसी की रसोई में नहीं होगा, किसी के बेटे होने के कारण किसी को टिकट नहीं मिल जाएगा, टिकट पर फैसला किसी के घर में नहीं होगा बल्कि संसदीय बोर्ड में होगा। इससे पहले बीजेपी के नेता रवि ने कह दिया था कि येदियुरप्पा और उनके बेटे कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, जिसके बाद येदियुरप्पा के बेटे ने CT रवि को चेतावनी देते हुए कह दिया था कि इस तरीके की टिप्पणियां मत करिए। यहाँ तक कि लिंगायत समुदाय के संगठन के लोगों ने भी बीजेपी के नेता से माफी की मांग की थी। दोस्तों और ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर येदियुरप्पा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टिप्पणी नहीं रुक रही है। खासकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने ये टिप्पणी करके एक बार फिर से हंगामा मचा दिया है। बीजेपी में अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगा है। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो 22 तारीख को कांग्रेस पार्टी अपने 100 उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी।
मिलेगी, ये बात पूरी तरीके से तय हो गई है। ऐसे में दोस्तों एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी में बीजेपी की एक और एमएलए शामिल होने जा रही है। आपको बता दें कि चित्रदुर्ग क्षेत्र के अंदर गोला कम्युनिटी के वोट कांग्रेस पार्टी को बड़ी मात्रा में मिल सकते हैं। दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हिरियूरू विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आई पूर्णिमा श्रीनिवास कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गई है। जल्द इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को इससे ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि कम से कम 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गोला समुदाय के लोग एक निर्णायक स्थिति में है दोस्तों, और इसीलिए इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को भारी फायदा पहुंच सका है पूर्णिमा श्रीनिवास के आने से। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने 2018 के अंदर ससालू सतीश को कांग्रेस पार्टी का टिकट देने से मना कर दिया, जिसके कारण कुडू गोला समुदाय के लोगों ने कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार विरोध किया था। इसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर पूर्णिमा की ज्वाइनिंग के बाद कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा सफलता गोला समुदाय के वोटों के बीच में मिल सकती है। दोस्तों जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार आगे पहुंचाते रहेंगे। और एक और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से इंडिया टीवी लोगों के निशाने पर है। दोस्तों 2 दिनों पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से फेक न्यूज फैलाया गया था, गलत जानकारी दी गई थी जिसे बाद में डिलीट करना पड़ा था। और अब ये जानकारी आ रही है कि इंडिया टीवी पर यह सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी को ब्रिटेन में अपनी टिप्पणी के लिए संसद के अंदर माफी मांगनी चाहिए। इस पर लोगों ने जवाब दिया। तकरीबन 3652 लोगों ने अपना वोट डाला। 67% लोगों ने कहा कि बिल्कुल माफी नहीं मांगनी चाहिए, जबकि 32% लोगों ने कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए और कुछ नहीं कह सकते कहने वाले लोगों की संख्या 1% है। यानी दोस्तों बहुतायत में लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपनी टिप्पणी पर माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये न्यूज चैनल पर खुलकर दिखाया जाएगा, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। शांतनु नाम के व्यक्ति ने पूछा है कि एबीवीपी के पूर्व मेंबर और अरुण जेटली के दोस्त रजत शर्मा क्या अपने टीवी चैनल पर इसे खुलकर दिखाएंगे। यानी सोशल मीडिया पर जब उन्होंने सवाल पूछा तो राहुल गांधी के फेवर में लोगों ने अपनी बातें कही है। क्या वो अपने मेन टीवी चैनल पर ये बातें दिखाएंगे कि लोगों का क्या मानना है, ये सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। और क्योंकि रजत शर्मा एबीवीपी की राजनीति किया करते थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दिनों में, तो ये बातें कहकर भी उन पर तंज कसा जा रहा है। साथ साथ आपको बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग के मामले को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 8 छात्रों के खिलाफ सजा की सिफारिश की है। दोस्तों यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग करने पर 8 छात्रों के खिलाफ सजा की सिफारिश की गई है। 28 जनवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस मामले पर एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें 8 छात्रों के खिलाफ सजा की सिफारिश की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में गोधरा में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को कथित रूप से दर्शाया गया था। कमेटी ने 2 छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, बल्कि अन्य छात्रों के खिलाफ थोड़े कम सजा की मांग की गई है। दोस्तों 27 जनवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन जैसे छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कर दी थी, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ है। दोस्तों साथ आपको बता दें कि बीजेपी को यूपी और दक्षिण भारत दोनों जगह में मात देंगे। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की बीड़ा उठा ली है। दोस्तों कोलकाता के अंदर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लेते हुए कहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ हम बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं बीजेपी को कैसे हराया जाए। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ में मुलाकात की है और जो जानकारी सामने आई है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने एक गठबंधन का भी ऐलान किया है। दोस्तों हालांकि औपचारिक तौर पर अभी कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। साथ साथ बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे की ओर से कांग्रेस पार्टी की नेत्री और एमएलए दीपिका के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की नेत्री दीपिका पांडे सिंह महागामा से एमएलए है, जिस पर निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए कहा कि जिस महिला को बड़े छोटे का लिहाज नहीं, खासकर विकृत मानसिकता की शिकार बंगाल से आई एक महिला सांसद व मेरे झारखंड के विकृत विधायिका के लिए उनके लिए सभी कार्यकर्ता से आग्रह है कि हल्का कमेंट नहीं करे। अपने धर्म में वैशाली की नगर वधु को सम्मान समाज ने दिया है, यानी दोस्तों नगर वधु कहकर संबोधित किया गया है। यानी अगर आप इस शब्द का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो आप जानते हैं कि कितने ज्यादा खराब शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी के ये सांसद है निशिकांत दुबे जो इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर सुप्रिया सीनेट ने कहा कि ये बीजेपी का एमपी है जो महिलाओं के प्रति इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों की हमारे समाज या फिर पार्लियामेंट के अंदर कोई जरूरत नहीं है। साथ साथ दोस्तों प्रशांत टंडन भी बोले, कहा ये संसद के एक सदस्य की भाषा है, कितना शर्मनाक बयान दे रहा है। साथ साथ दोस्तों प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना की है। यूपी के अंदर दलितों की जमीन पर कब्जा करना आसान हो गया है। योगी सरकार ने नया कानून लाने का फैसला लिया है दोस्तों, जिसमें डीएम की पूर्व मंजूरी के बिना ही लिए जा सकेंगे SC/ST समुदाय की जमीन। जिस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों आदिवासियों की भूमि सुरक्षित रखने का कानून बनाया था। भाजपा सरकारों ने हमेशा दलित आदिवासियों की भूमि पर भूमाफियाओं के कब्जे को बढ़ावा देने वाले कानून बनाए। कांग्रेस दलित आदिवासियों की जमीन छीनने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करेगी। साथ साथ दोस्तों वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के साथ साथ पूरे पंजाब के अंदर कई जगह पर इंटरनेट सेवाओं को रद्द कर दिया गया है और कई जगह पुलिस की सुरक्षाएं बढ़ा दी गई है। आप बता दें कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करने
करने के लिए जबरदस्त मशक्कत की है। आखिरकार बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। और ऐसे में एक और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के नेता सन्नी देओल की तस्वीर शेयर करते हुए लोग इस संगठन से जोड़कर सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी है, उनके साथ में सन्नी देओल है और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है दीप सिंधु, जो लाल किले पर चढ़कर झंडा फहरा रहा था दोस्तों। यानी धार्मिक झंडा फहराने वाला ये व्यक्ति है जिस पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया है कि पंजाब में उपद्रव करने वाला संगठन वारिस पंजाब दे संगठन का संस्थापक दीप सिद्धू नाम का व्यक्ति संदिग्ध रूप से एक एक्सीडेंट में मारा गया था। दीप सिद्धू ही किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर हमले का मास्टरमाइंड था। दीप सिद्धू की यह तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है। इस तस्वीर को लेकर फिर सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। देखते हैं बीजेपी की ओर से कोई जवाब दिया जाता है या नहीं दिया जाता, क्योंकि दीप सिद्धू के मौत के बाद उसके संगठन की जिम्मेदारी अमृतपाल सिंह संभाल रहा है, जो हाल फिलहाल के अंदर कई बार हिंसाएं करवा चुका है दोस्तों। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि जल्द उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर इस साल होने वाले चुनाव को लेकर राजस्थान की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ऐसे में सरकार के फैसले की जमकर आलोचना बीजेपी के लोग कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 संभागों की घोषणा करते हुए प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। उनके इस फैसले को लेकर एक बार फिर से सियासी चाल बताते हुए बीजेपी के लोग निशाना साध रहे हैं। 19 जिलों की घोषणा का सीधा असर उन मतदाताओं पर प्रभाव डाल सकता है जो इन जिलों से संबंध रखते हैं। बीजेपी ने इस फैसले को लेकर विधानसभा में एक तरीके का गिमी करने का आरोप लगाया है। वसुंधरा राजे ने कहा कि ये केवल वोटों की फसल काटने वाला फैसला है, इसमें कोई कंक्रीट कदम नहीं उठाए गए हैं। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिनों पहले एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था कर्नाटका के चुनाव के मद्देनजर। अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर 7 दिन भी नहीं बीते लेकिन बारिश के पानी से पूरी तरीके से लबालब भर गया फ्लाईओवर, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया वैसे ही टोल वसूला जाना शुरू कर दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन के 7 दिन के पहले ही ऐसा हो गया कि हाईवे पूरी तरीके से डूब गया। लोगों को पानी में से गुजरना पड़ रहा है, कहीं हाईवे दिखाई नहीं पड़ता है, यानी रोड से कई मीटर ऊपर पानी दिखाई दे रहा है और लोगों को समस्याएं हो रही है चलने के लिए। यानी बीजेपी सरकार के द्वारा आनन फानन में किए गए उद्घाटन की जमकर आलोचना की जा रही है दोस्तों। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये पूरी तरीके से तैयार नहीं था तो इसका उद्घाटन क्यों कर दिया गया, और अगर ये पूरी तरीके से तैयार था तो इसमें 7 दिनों के अंदर ही पानी क्यों लगने लगा, वाटर लॉगिंग क्यों शुरू हो गया, ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के यूट्यूबर और सच तक न्यूज के संचालक मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी ने शनिवार को 18 मार्च को सुबह बेतिया जिले के जगदीशपुर थाने में सरेंडर किया है दोस्तों। बिहार पुलिस और बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने ये जानकारी दी है। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई संबंधित भ्रामक वीडियो फैलाने को लेकर केस दर्ज किया गया था। इस मामले में मनीष कश्यप फरार चल रहे थे, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए घरों पर ताले लगाए गए दोस्तों। सामान उठाकर ले जाया गया और बाद में बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया गया, जिसके बाद मनीष कश्यप अचानक से प्रकट हुए और अपनी गिरफ्तारी देने के लिए सरेंडर करने के लिए पहुंच गए। लोगों ने फिर सवाल पूछा है कि जब आप भाग गए थे और कह रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं दूंगा और बैंक अकाउंट जैसे ही सील किया गया वैसे ही क्यों वापस लौट गए हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। वहीं पर कर्नाटका के उच्च न्यायालय ने कर्नाटका के साबुन और डिटर्जेंट निगम को कच्चे तेल की आपूर्ति का ठेका देने के लिए रिश्वत मांगने के मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली भाजपा विधायक के मदन विरूपक्षपा की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद शुक्रवार को आदेश सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले लोअर कोर्ट की ओर से बीजेपी के विधायक को शुरू में जमानत दे दी गई थी दोस्तों, और अब हाई कोर्ट से जमानत मांगने के लिए बीजेपी के एमएलए पहुंचे हैं। साथ सिक्योरिटी देते समय क्यों नहीं की गई जांच, राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा गया है, उसके साथ खिलवाड़ की गई है। किरण भाई पटेल की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि गुजरात के नकली ऑफिसर किरण भाई पटेल को सिक्योरिटी देते समय कोई जांच नहीं की गई, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इस गंभीर मसले पर ऊपर बैठे जिम्मेदार लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटाया जाए और दंडित किया जाना चाहिए। वहीं पर मुंबई जा रहे किसानों ने रद्द कर दिया मार्च। जेपी गावित ने कहा कि सरकार ने 70% मांगे मान ली है और इसीलिए हमने ये फैसला लिया है। नासिक से मुंबई की तरफ कूच कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है दोस्तों। इस मार्च का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक जेपी गावत ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया। किसान नेता जेपी गावत ने कहा कि राज्य सरकार ने 70% मांगे मान ली है, इसलिए हम अपना लॉन्ग मार्च वापस ले रहे हैं। इससे पहले सरकार के मंत्री दादा भूसे और अतुल सावे ने किसानों के नेताओं से मुलाकात की थी। आंदोलन को वापस लेने के ऐलान करते हुए किसान नेता जेपी गावित ने कहा कि किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया है और मुंबई की ओर अपना मार्च रद्द कर दिया है। साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को नोबेल पुरस्कार के बड़े बड़े दावे कई सारे मीडिया में किए गए थे, लेकिन ये सारे दावे फेक निकले हैं। देश के कई मीडिया संस्थानों ने बीते दिनों रिपोर्ट किया कि नोबेल पुरस्कार समिति के डेप्यूटी लीडर एस्ले टोजे, जो इस वक्त
वक्त भारत में है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार देने की बात कही, उनका समर्थन किया, सबसे बड़ा दावेदार बताया, दुनिया में शांति का सबसे विश्वसनीय चेहरा बताया। इसके बाद कुछ लोग कहने लगे कि प्रधानमंत्री मोदी के पुरस्कार जीतने की बहुत संभावनाएं हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि नोबेल समिति के डेप्यूटी लीडर एस्ले टोजे ने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री मोदी बड़े दावेदार हैं। और जैसे ये ट्वीट किया गया दोस्तों, इसके बाद तो लाइन से ये ट्वीट किए गए। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसी तरीके की खबर छाप दी। साथ साथ आपको बता दें कि और भी कई सारे न्यूज चैनल ने इस तरीके की खबरें छापी, लेकिन बाद में पता चला दोस्तों कि ये तो पूरी तरीके से फेक है। आपको बता दें कि इस खबर के फैलने के बाद कई सारे पत्रकार भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर टिप्पणी करने लगे, लेकिन जब जांच की गई तो ये पूरी तरीके से फेक पाया गया है। दरअसल दोस्तों, नोबेल पुरस्कार समिति के डेप्यूटी लीडर एस्ले टोजे ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, वो टॉप दावेदार है। एस्ले टोजे की बातों को गलत तरीके से प्रकट किया गया, इस पर उन्होंने खुद ही जवाब दिया है, जिसके बाद सारे मीडिया चैनलों ने अपनी खबरों को हटाया। दोस्तों, यानी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने को लेकर जिस तरीके से भ्रम फैलाए जाते हैं, वह एक इंस्टीट्यूशन दिखाई देता है। यानी दोस्तों, एक खबर कहीं से सामने आ जाए तो दूसरा कोई वेरीफाई नहीं करता, बल्कि उस खबर को असली न्यूज बनाकर प्रकट कर दिया जाता है और उसके बाद तो पूरी लाइन लग जाती है। और ये कहावत है कि जब तक सच खड़ा होता है तब तक झूठ पूरी दुनिया घूम कर आ जाता है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि आज के इंटरनेट के जमाने में तुरंत फेक न्यूज फैला दिए जाते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर कल राहुल गांधी की बड़ी सभा होने वाली है। माना जा रहा है कि यहीं से लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 22 तारीख को टेंटेटिव डेट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के मौजूदगी में कई सारे लोगों को पार्टी में शामिल कराया जा सकता है और पार्टी के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी के बाद राज्य के अंदर कैंपेन को एक नए तरीके से आगे लेकर आएंगे। साथ साथ आपको बता दें कि गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उठ रहे सवालों पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से टिप्पणी सामने आई है। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी को सबूत देना चाहिए। दरअसल दोस्तों, मीडिया वाले ने जब सवाल पूछा तो अमित शाह ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के सामने आकर बात करे तो संसद में जारी गतिरोध खत्म हो जाएगा। दोनों पक्ष स्पीकर के सामने बैठकर चर्चा करे तो सदन अच्छे से चल पाएगा। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को सबूत सौंपना चाहिए विपक्षी नेताओं को? क्योंकि सवाल ये खड़ा होता है कि जब देश के अंदर जांच की एजेंसी बनी हुई है ईडी और सीबीआई और जेपीसी, तो जेपीसी की मांग विपक्ष के लोग कर रहे हैं, तो इसमें सरकार को ऐतराज क्या है? लेकिन सरकार के लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में ये सबूत लेकर जाए, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक और कमेटी किसानों के मामले को लेकर भी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट तो आज तक नहीं आई। किसान आंदोलन भी खत्म हो गया और 1 साल भी पूरे हो गए, मांग भी नहीं मानी गई है, लेकिन इसके बावजूद वो कमेटी ऐसी धरी की धरी रह गई है। किसी को नहीं पता चला कि क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए थे। सच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि भाजपा कांग्रेस दोनों का रिकॉर्ड खराब है, दोनों ही दल पूंजीवादी और सामंतवादी है, दोनों ही दलों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, दोनों ही दल क्षेत्रीय दलों के खिलाफ है, दोनों ही दल ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, दोनों ही दल दलित पिछड़ा विरोधी है। इसलिए सपा तीसरा मोर्चा चाहती है और इसीलिए लगातार काम कर रही है। साथ साथ दोस्तों, देश के लॉ मिनिस्टर ने बेतुकी बात कर दी है। दरअसल किरण रिजिजू ने कहा कि देश के कई सारे ऐसे जज हैं जो रिटायर्ड होने के बाद एंटी इंडिया गैंग के साथ में काम करते दिखाई देते हैं। साथ साथ दोस्तों, ईवीएम को लेकर जागरूक कर रहा है चुनाव आयोग। पिछले 5 इलेक्शन में कोई शिकायत नहीं मिली है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से दावा किया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। वहीं पर आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान ने बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर राय देते हुए कहा कि पूरी पार्टी ही बीजेपी की फर्जी डिग्री वालों से भरी हुई है, गुरु चेले सब एक जैसे हैं। क्या निशिकांत दुबे अब इस्तीफा देंगे? अब तो डीयू तक ने डिग्री को फर्जी करार दे दिया है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, सरकार इनकी है, ये चाहते तो एमबीबीएस की फर्जी डिग्री बनवा लेते। यानी निशिकांत दुबे को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। झारखंड पुलिस को बता दिया गया है कि एमबीए की कोई डिग्री उन्होंने निशिकांत दुबे को नहीं दी है दोस्तों। यानी निशिकांत दुबे का एमबीए का डिग्री फर्जी निकला है, जो जानकारी सामने आई है। इसी के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर लिखते हुए विकास सिंह ने अपना दुख बयां किया है। उन्होंने कहा कि जजों को कई सारी सुविधाएं मिल रही है और उनकी सुविधाएं लगातार बढ़ गई है, वकील छोटी छोटी चीजों को लेकर तरस रहे हैं। साथ दोस्तों, लालू परिवार पर छापे के बीच तेज प्रताप यादव पर केंद्रीय एजेंसियां क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, ये कई लोगों के मन में सवाल है। लालू यादव की बेटियों से लेकर उनके परिवार के सभी लोगों के यहाँ छापेमारी की गई, यहाँ तक कि राबड़ी देवी से भी पूछताछ की गई दोस्तों। इसके इतर तेज प्रताप यादव पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल बोली कहा, कल योगी जी काशी में थे, जहाँ थे वहाँ पर बिजली नहीं आ रही थी, पूरे यूपी को अंधेरा, परेशानी, घबराहट में ढकेल कर नींद कैसे आई होगी। फिर आगे लिखा गया कि आ ही गई होगी। सीएम आवास में बिजली, जनरेटर, एसी, पंखा, लाइट, पानी पूरी व्यवस्था है, बिजली मंत्री भी पूरी मौज में है, बस जनता बिना बिजली के तड़प रही है। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची सामने आई है, जहां पर सिद्धरमैया
सिंधिया को कोलार से मैदान में उतारा जा सकता है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता YSP दत्ता को कदूर से मैदान में उतारा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों श्रीनिवास माने को हनागल से मैदान में उतारा जा सकता है और इसके साथ ही कई सारे और बड़े नेताओं को लेकर एक टेंटेटिव लिस्ट की बातें की जा रही है, जानकारी दी गई है। साथ आपको बता दें, चाइना और भारत के संबंधों को लेकर देश के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को भारत चीन सीमा विवाद को लेकर मौजूदा स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लद्दाख के पश्चिमी हिमाचल के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच में स्थिति नाजुक और खतरनाक दौर में है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सैन्य बल एक दूसरे के काफी करीब तैनात है। केंद्रीय मंत्री ने ये बयान 2020 में जब इस क्षेत्र के अंदर भारत और चीन के सैन्य बलों में टकराव हुआ था उसके मद्देनजर दिया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि तब से अब तक स्थिति कुछ खास बदली नहीं है, नाजुक और खतरनाक स्थिति बनी हुई है। वहीं पर संजय सिंह बोले, कहा अडानी जी घोटाला मुख्य बिंदु, डिस्क इंसुलेटर 95 करोड़ वास्तविक दाम, खरीदा गया 575 करोड़ का, ऑप्टिकल फाइबर 21 करोड़ वास्तविक दाम है, खरीदा गया 236 करोड़ का, टरबाइन जनरेटर 2700 करोड़ वास्तविक दाम है लेकिन खरीदा गया 5000 करोड़ का। महाराष्ट्र में अडानी के घोटाले की जांच DRI क्यों नहीं करती है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। ऐसे में दोस्तों राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रंधावा के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के लोग FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। हालांकि अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है और हम अडानी के हैकॉन कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने फिर से 3 बड़े सवाल पूछे हैं। दोस्तों लिस्ट दी गई है, पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।